नमस्कार दोस्तों, आइए साथ में मिलकर हम एमपीएसआई, जेल प्रहरी और व्यापम के परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो मेरे साथ तैयारी करिए। मेरा चैनल देख सकते हैं आप, अपना दोस्त समझ सकते हैं, आप अपना भाई समझ सकते हैं। तो स्वागत है आप सबका नमस्ते गुरुजी क्लासेस में। मैं शिवेन पांडे, आपका दोस्त, आपका भाई, आज आपके पास लाया हूँ हिंदी का पार्ट 3। हिंदी में हम वर्णमाला पढ़ रहे थे और वर्णमाला में हमने पार्ट ए और पार्ट बी तैयार कर लिया है। अब लास्ट पार्ट है ये वर्णमाला का, और आज से हमारा वर्णमाला का चैप्टर खत्म हो जाएगा। और वर्णमाला से मैं कॉन्फिडेंट होके कह सकता हूँ कि जितने सवाल आएंगे 4 से 5 नंबर के, हर परीक्षा में वर्णमाला से सवाल आते हैं। यदि हिंदी पूछता है तो वो आपसे बन जाएगा, पक्का बन जाएगा, यदि आप तीनों वीडियो देखते हैं और समझते हैं तो आइए स्वागत करते हैं आपके वर्णमाला के थर्ड पार्ट में। तो वर्णमाला के थर्ड पार्ट में आज हम व्यंजन की बात करेंगे। ठीक है, हम स्वर की बात कर चुके हैं, वर्णमाला के बेसिक की बात कर चुके हैं। आज हम व्यंजन की बातें करेंगे। तो व्यंजन क्या है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, अघोष क्या है, सघोष क्या है, स्पर्शी व्यंजन कौन सा होता है, संघर्षी व्यंजन कौन सा होता है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है, अनुस्वार क्या होता है, अयोगवाह क्या होता है, उच्छिष्ट व्यंजन क्या होता है। क्या आपको पता है उच्छिष्ट व्यंजन क्या है? क्या आपको पता है अयोगवाह क्या है? क्या आपको पता है संघर्षी व्यंजन क्या है? क्या आपको पता है कि व्यंजन की संख्या कितनी है? ठीक है, तो इन तमाम तरह के प्रश्न जो है परीक्षाओं में आते हैं, जो मैंने सवाल किया है उस टाइप के परीक्षा में सवाल आते हैं, तो आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अयोगवाह कितने वर्ण होते हैं, अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं। ठीक है, प्राण वायु के आधार पर प्राण वायु, महाप्राण वायु, अल्प प्राण वायु वाले व्यंजन कितने होते हैं, अघोष व्यंजन की संख्या कितनी है, सघोष व्यंजन की कितनी संख्या है। तीन सारे डाउट को आज हम क्लियर कर देते हैं एक वीडियो में। और ये सारे सवाल व्यंजन के हैं और ये सारे सवाल व्यापम में आए हुए हैं। तो सबसे पहले व्यंजन जान लेते हैं। तो व्यंजन क्या है? तो व्यंजन है स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। और स्वर क्या था? बिना किसी सहायता के बोले जाते थे स्वर। व्यंजन बोले जाते हैं स्वर की सहायता से। तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को हम व्यंजन कहते हैं। सबसे पहली बात तो यही हो गई। और प्रत्येक व्यंजन के पीछे या प्रत्येक व्यंजन के साथ आ क्या है? स्वर है। प्रत्येक व्यंजन के साथ आ छुपा होता है। तो ये चीजें ऑप्शन में दे देता है अगर, कि प्रत्येक वर्ण के साथ कौन सा व्यंजन छुपा होता है, प्रत्येक वर्ण के साथ कौन सा स्वर छुपा होता है। बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, कुछ ऑप्शन दे देता है। तो उसमें देखना है आपको आ, छोटा आ है या नहीं। ठीक है, तो छोटा आ जो होता है आपका प्रत्येक व्यंजन के साथ छुपा होता है, चाहे जो भी हो। दूसरा है, अब व्यंजन की संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। तो व्यंजन की जो संख्या है, वीडियो यदि थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो आप बोर मत होइएगा, आपको सुनना पड़ेगा, है ना। एमपीएसआई, जेल प्रहरी, व्यापम के ज्ञान निकालने हैं तो आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, चाहे जो कर लीजिए। आप मैथ पढ़ लीजिए, जीके तैयार कर लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए। यदि आप हिंदी नहीं पढ़ते हैं और सीरियस होकर नहीं पढ़ते हैं, मजाक में पढ़ते हैं कि मैं हिंदी भाषा से हूं, मुझसे बन जाएगा, तो हरगिज नहीं बनेगा, गारंटी है नहीं बनेगा। कंपटीशन की हिंदी तो बिल्कुल नहीं बनेगी। ठीक है, और पढ़ लेंगे तो 100% बन जाएगी। मैथ पढ़ लेंगे तो 100% नहीं बनेगी, पर हिंदी पढ़ लेंगे तो 100% बन जाएगी। ठीक है, तो अब आपकी चॉइस है कि आपको करना क्या है। तो परंपरागत रूप से जो व्यंजन की संख्या है वो होती है 33। ठीक है, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने बोला था कि सर आप जब पढ़ाते हैं तो संख्या आप हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में नहीं बोलते हैं। तो 33 को मेरे भाई, मेरे दोस्त 33 को बोलते हैं, 33 को बोलते हैं 33। उनको प्रॉब्लम हो गई थी कि वो हिंदी में मैं काउंटिंग वाले नंबर्स बोलता हूं तो उनको समझने में दिक्कत होती है। तो 33 होती है व्यंजन की संख्या। ठीक है, और द्विगुण व्यंजन एक होता है, जैसे आपका क्या हो गया, अंगा और ढक्कन के नीचे ये लगा देते हैं ना, इसको क्या पढ़ते हैं आप बता सकते हैं, मेरे लिए तो कठिन हो जाता है। तो द्विगुण व्यंजन, इन दो शब्द को जोड़ दिया जाए तो व्यंजन की जो संख्या हो जाती है 35 हो जाती है। परंपरागत रूप से
33 लगाना है, लेकिन इन दोनों को भी जब हम जोड़ देते हैं तो 35 है, पर ऑप्शन में आपको 33 टिक करना है। ठीक है, अब व्यंजन के वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। तो व्यंजन, आइए बचपन में चलते हैं, मार मार के हमें पढ़ाया गया था। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, अंगा माने कुछ नहीं, बघेली में बोलते हैं अपने रीवा में। तो काखा गाघा अंगा में फिर से चलते हैं। तो काखा गाघा अंगा, चाछा जाझा इया, टाठा डाढ़ा आड़ा, ताथा दाधा ना, पाफा बाभा माँ, माँ तक जाना है। माँ तक जाना है तो संख्या हो जाती 25। का से लेके माँ तक आना है, और क्या बना देना है, वर्ग जैसे बना देना है, स्क्वायर बना देना है, रो बना देना है, कॉलम बना देना है, हंसना नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक स्क्वायर बन गया हमारा। अब स्क्वायर में हम काखा गाघा अंगा चाचा चाचा इया टाठा डाढ़ा अड़ा को फिट कर देते हैं, तो 25 टोटल आ जाता है, 25 आ जाता है टोटल। तो वो कहलाता है हमारा, उसका जो हम नाम दे देते हैं स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अब स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन दोनों आपको मिलेगा। वर्गीय व्यंजन मतलब स्क्वायर वाला जो व्यंजन है वो भी इसको कहते हैं। तो वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है, 25 होती है। ठीक है, अब ये स्पर्शी क्यों कहलाता है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं कि जो साउंड है, जो ध्वनि है मुंह से निकलती है, अच्छी बात है, मुंह से निकलने वाली ध्वनि को अक्षर कहते हैं। उसी ध्वनि को यदि हम लिख देते हैं तो वर्ण कहते हैं। ठीक है, मैंने बताया था पहले वीडियो में, मुख से निकलने वाली ध्वनि को अक्षर कहते हैं, उसी ध्वनि को यदि हम रख दें, मतलब लिख दें, तो क्या कहला जाता है, वर्ण कहला जाता है। तो जो संख्या है वर्णों की, मतलब व्यंजन की, वो है 25 स्पर्शी वाले व्यंजन की। ठीक है, तो जो जीभ है वो क्या करता है, अवरोध पैदा करता है। अंदर से जब साउंड की वेलोसिटी आती है बाहर, तो जो साउंड में क्या होता है, जो क्या क्या बोलते हैं, एयर के थ्रू आती है, वायु के द्वारा आती है, क्योंकि जो साउंड है उसको गमन करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ध्वनि की जरूरत, किसकी जरूरत होती है, सॉरी आप परेशान मत हो जाएगा, जो साउंड है उसको मीडियम की जरूरत होती है ना। तो जो ध्वनि आती है हवा के सहारे आती है, पेट के अंदर से, मुंह के अंदर से, कंठ के अंदर से, कहीं से भी आती है। तो गर्मी बहुत है यार, है ना, गर्मी बहुत है, इसलिए थोड़ा सा रिदम टूट जाता है, पर परेशान नहीं होना है। तो मैं बता रहा था कि जब साउंड आता है अपने बाहर, मतलब शरीर से बाहर आता है, तो एयर के थ्रू आता है। अब वो उस एयर को हमारी जीभ और हमारा मुंह रोकता है, अवरोध पैदा करता है। तो उस अवरोध को पैदा करता है, उससे क्या करती है, वायु जो है संघर्ष करती है, संघर्ष करती है, तो जीभ और मुंह को स्पर्श करके आती है। स्पर्श करने के कारण ही इसका नाम रख दिया गया है स्पर्श व्यंजन या फिर स्पर्शी व्यंजन। स्पर्श मतलब टच, तो टच करती हुई हमारी जीभ और मुंह को ध्वनि आती है, साउंड आती है, इसलिए इसको स्पर्शी व्यंजन कह दिया गया है। तो ये कोई अच्छी परिभाषा तो नहीं हुई, क्योंकि हर वर्ण अंदर से आएगा तो टच करेगा, तो उस टच के आधार पर ही हम अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। अब अलग अलग टच कैसे होगा, अलग अलग कैटेगरी क्या होगी व्यंजन की, हम इस बारे में बात करेंगे। सब कुछ इसी का खेल है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। व्यंजन को केवल साउंड की वेलोसिटी या फिर साउंड कैसे निकलता है और कहां पर रुकता है, हमारी जीभ और हमारी मुंह में कहां रुकता है, इस आधार पर हम व्यंजन को डिवाइड करते हैं, बाकी कोई आधार नहीं है। कब हमारा साउंड नाक से निकल रहा है, कब हमारा साउंड मुंह से निकल रहा है, कब हमारा साउंड जीभ को टच कर रहा है, कब हमारा साउंड कंठ को टच कर रहा है, कब हमारा साउंड तालव्य को टच कर रहा है, कब हमारा साउंड तालु को टच कर रहा है, इत्यादि 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 ETC चीजें हैं। साउंड कहां कहां टच होता है, ध्वनि कहां कहां टच होती है, हवा कहां कहां अवरोध होती है, कहां कहां रुकती है, इसके आधार पर ही हम व्यंजन को डिवाइड करते हैं, बाकी कोई आधार नहीं है। समझने को बैठेंगे तो आप रटते रह जाएंगे, नहीं समझ में आएगा, किताब पढ़ डालिए। तो जो स्पर्शी व्यंजन है उसकी संख्या 25। हवा स्पर्श करती है कंठ मुंह को, इसलिए उसको नाम दे दिए स्पर्शी। अब इसी 25 को अलग अलग नाम से बांटा गया है। पहला होता है
का खा गा घा अंगा, ये ध्वनि जो है कंठ से निकलती है। इस ध्वनि को निकालने में हमें कंठ का जोर देना पड़ता है, कंठ का। तो इस ध्वनि को निकालने के लिए कंठ का ध्वनि जोर देना पड़ता है। इसलिए इस वाले का खा गा घा अंगा मतलब 5 को कंठ वर्ण भी कहते हैं, कंठ व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह चा छा जा झा इया, इसको निकालने के लिए तालु का सहारा लिया जाता है। अब आप सोचेंगे तालु क्या है, तो तालु को आप समझ लीजिए कि जो हमारा ये मुंह है, मुंह में 2 पार्ट हो गए, एक नीचे वाला भाग, एक ऊपर वाला भाग, है ना। तो ऊपर वाले भाग की जो छत है, सरल भाषा में बात कर लें कि मुंह की जो छत है, तो छत का जो पीछे वाला अंदर है, गले के मतलब अंदर जहां से खाना अंदर जाता है, वहां पर आप देखते हैं कि एक मांसपेशी जैसा कुछ ऊपर से लटका हुआ दिखाई देता है, तो वो कहलाता है ताल। उसी के आगे वाला भाग कहलाता है ताल, यानी छत का जो मुंह के ऊपर का छत है उसके पीछे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, तालु। तो उसका जब सहारा लिया जाता है तो उसको कहते हैं तालु व्यंजन, ये तालु वर्ग का है, ठीक है। अब टा ठा डाढ़ा अड़ा, ये मूर्धन्य कहलाते हैं। मूर्धन मतलब उसी छत का जो आगे वाला भाग है, दांत के पास तक वाले भाग को क्या कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं। इसलिए इसको मूर्धन कहा गया है। इसके 5 अक्षर है, सभी में 5 आएंगे, का खा गा घा अंगा कंठ, चा छा जा झा इया तालु, टा ठा डाढ़ा अड़ा मूर्धन्य, ठीक है। मूर्धन्य क्या कहलाता है, गले में नहीं, मुंह के जो छत होती है ना, मुंह के ऊपर वाली छत की बात कर रहे हैं। अब छत से यार मजाक में मतलब मानिएगा, तो छत के पीछे वाले हिस्सा को कहते हैं ताल, और छत के आगे वाले हिस्सा मतलब दांत के पास वाले हिस्से को क्या कहते हैं, मूर्धन। तो उसका सहारा लिया जाता है, वहां पर वायु अवरोध होती है। ता था दा धा ना, इसको बोलने के लिए दांत का सहारा लिया जाता है। आप बोलिए ना, ता था दा धा ना, तो जो आपकी जीभ है बार बार दांत से टकराएगी, ठीक है। इस वाले में कंठ से बोला जाता है, इस वाले में जब आप बोलेंगे ना तो बार बार आपकी जीभ क्या है, तालु से टकराएगी, बार बार आपकी जीभ मूर्धन से टकराएगी। इस वाले में बार बार आपकी जीभ दांत से टकराएगी, ठीक है। इसलिए इसको दंत वर्ग बोल दिया गया। इस वाले को पा फा बा भा मा, इसको जब आप बोलेंगे पा फा बा भा मा, तो आपका जो होंठ है वो आपस में टकराएगा, ठीक है। तो आपका जो होंठ है आपस में टकराएगा, इसलिए इसको बोल दिया गया ओठ वर्ग। तो पा फा बा भा मा, ये भी 5 हो गए, तो ओठ वर्ग हो गए 5, ओठ व्यंजन हो गए 5, दंत व्यंजन हो गए 5, मूर्धन व्यंजन हो गए 5, तालु हो गए 5, कंठ हो गए 5, ठीक है, 25 हो गए। अब जो अंतिम वाला पद है सबका, जैसे अंगा इया अड़ा ना ना, तो इसका अंतिम वाले वर्णों को पंचमाक्षर कहते हैं, है ना। ये वाला जो रो होती है इसको पंचमाक्षर बोला जाता है। तो ये इसकी बात थी स्पर्शी की। अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, या फिर अंतस्थ व्यंजन क्या होती है। इसकी संख्या होगी 25, ठीक है। पंचमाक्षर की बात हो गई। अब अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाता है, या रा ला वा, क्या कहा, या रा ला वा, इसकी संख्या है 4 मतलब 4, ठीक है। या रा ला वा को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। तो पूछ लेता है परीक्षा में कि निम्न में से कौन सा व्यंजन या कौन सा वर्ण अंतस्थ है, ठीक है। तीन में से कोई देगा या रा ला वा, पहचान लीजिएगा कि ये अंतस्थ कहलाते हैं। इनकी संख्या होती है 4। आश्चर्य की बात है कि जितने आप वर्ग पढ़ेंगे अब तो सबकी संख्या 4 मिलती जाएगी, कहीं ज्यादा होगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है। 4 आप याद कर लीजिए कि 4 आपको टिक करना है अगर संख्या पूछता है तो। संघर्षी होते हैं 4, अंतस्थ होते हैं 4, है ना। इस टाइप से आप संयुक्त होते हैं 4, तो ये सभी 4 होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा है। अब अंतस्थ क्यों कहते हैं ये आपको जानना है। इनके उच्चारण में मुंह से निकलने वाली जो वायु है घूम कर बाहर आती है। मैंने बताया ना, सब कुछ खेल क्या है, वायु का है कि वायु कैसे निकलती है, कहां पर रुकती है और जीभ क्या क्या काम करती है, ठीक है। ध्वनि है ना, ध्वनि को अवरोध नहीं पैदा करना है। तो इनके उच्चारण में मुंह से निकलने वाली वायु घूमकर बाहर की तरफ ध्वनि उत्पन्न करती है। आप कभी या रा ला वा बोलिए, ध्यान से बोलिए और फील करिए, तो आपकी जो एयर है मुंह के अंदर ही घूमेगी, तो इसलिए उसको अंतस्थ व्यंजन कह दिया जाता है। अब संघर्षी व्यंजन क्या है, तो संघर्षी व्यंजन को सबसे पहले एक और नाम दे दिया गया है, उसको कहा गया है ऊष्मी व्यंजन, ठीक है। संघर्षी व्यंजन को ऊष्मी व्यंजन कहलाता है।
व्यंजन स्वर आप समझ रहे हैं ना, इंग्लिश वाले कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स पढ़ते रहते हैं, तो मैं अभी क्या बता रहा हूँ, कॉन्सोनेंट बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऊष्मी व्यंजन जो है, ऊष्मी व्यंजन या संघर्षी व्यंजन की संख्या होती है मेरे भाई 4। बोर हो रहे हैं क्या आप? बोर मत होइए यार, नहीं तो हिंदी कैसे पढ़ेंगे, साई कैसे निकलेगी, जेल पहरी कैसे निकलेगी, व्यापम कैसे निकलेगा? बोर मत होइए। संघर्षी व्यंजन की संख्या होती है, ऊष्मी व्यंजन की संख्या होती है 4, और ये कहलाते हैं सा खा सा हा। दिखाई ना दे रहा हो तो मैं लिख देता हूं, सा खा, एक ये वाला सा, हाँ तो ये वाला पहले आ जाता है ना, ये सा पहले आता है, फिर खटकोण आता है, फिर सरौता आता है, फिर हा हल आता है। तो इसकी संघर्षी व्यंजन या ऊष्मी व्यंजन की संख्या होती है 4। अब संघर्षी और ऊष्मी नाम कैसे पड़ा मेरे भाई? तो संघर्षी और ऊष्मी मतलब जब ध्वनि निकलती है ना, तो हमारे दांत और हमारी जीभ से संघर्ष करके निकलती है, स्ट्रगल करके निकलती है, स्ट्रगल करती है, संघर्ष करती है, घर्षण करती है, तो ऊष्मा पैदा होती है ना, घर्षण के कारण ऊष्मा पैदा होती है, हीट पैदा होती है, तो उसको बोल दिया गया संघर्षी व्यंजन, मतलब साखा साहा। तो संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी होगी? 4। आ गया समझ में? अब संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है सबसे पहले मेरे भाई 4, याद कर लेना है। संयुक्त मतलब 2-3 चीजों का योजन होगा ना, संयुक्त हो गया है मतलब 1 और 2 आदमी मिलकर संयुक्त हो गए हैं। मैं शिवेन पांडे के साथ दूसरा कुछ आ गया है तो हम दोनों संयुक्त हो गए हैं, 2 लोग मिल गए हैं, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या होती 4। तो 2 असमान व्यंजन वर्णों के मेल से, ठीक है, 2 असमान व्यंजन वर्णों के मेल से बनते हैं संयुक्त व्यंजन। तो क्षत्रिय त्रा त्रिशूल ज्ञा ज्ञानी और स्रा श्रवण जी, जो श्रवण जी है ना, क्षत्रिय त्रा ज्ञान स्रा, इसकी संख्या होती 4, ये कहलाते हैं संयुक्त। तो क्षत्रिय जी बनते हैं का और खटकोण से, त्रा बनते हैं ता और रा से, हलंत लगाते जाना है, ज्ञानी बनते हैं जा और आ से, स्रा बनता है सा और रा से, इसको हम संधि में भी पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके वीडियो बनाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, फिर पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। और एसआई भी निकालना पड़ेगा, जेल पहरी भी निकालनी पड़ेगी, व्यापम भी निकालना पड़ेगा। तो यदि मेरे दोस्त मेरे भाई आपको शिवेन पांडे जी के जो लेक्चर हैं थोड़ा बहुत भी अच्छे लगते हैं, या फिर लगता है कि हमारे दोस्त हमारे साथ ही स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, है ना, और बेल आइकॉन जो होती है उसको प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए, ताकि जब मैं नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा पाऊं जब मैं कोई नया वीडियो डालूं तो, ठीक है। और जो एक मेन बात है, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं अनअकैडमी पर भी जल्द ही आने वाला हूं, तो आप मुझे वहां पर जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे जाके शिवेन पांडे को फॉलो कर लीजिए। एमपी जीके मैं वहां पर पढ़ाता हूं, तो व्यापम और एमपीपीएससी के लिए वहां पे आपको कोर्स चूज करना है, और वहां जाके आप मेरा नाम सर्च करेंगे, वहां पर आपको मैं मिल जाऊंगा, मेरे लेक्चर भी मिलेंगे, और आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। तो आप लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए अनअकैडमी का, और शिवेन पांडे जी को फॉलो कर लीजिए, आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं, मैं हूं। तो ठीक है, उच्छिष्ट व्यंजन और उश्रित ताड़न ताज द्विगुण, क्या बात है, 3 नाम है, उच्छिष्ट व्यंजन, उश्रित व्यंजन, ताड़न जात और द्विगुण, 4 नाम हो गए भाई, ताड़न जात द्विगुण। द्विगुण इसके पहले हम पढ़ चुके हैं किसको कहते हैं, बड़ा कठिन नाम है, पर उच्छिष्ट का अर्थ होता है फेंका, फेंका हुआ, उच्छिष्ट का अर्थ होता है फेंका हुआ, अर्थात व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ झटके से ऊपर नीचे मतलब हवा को फेंकती है बाहर, है ना। आप इसको बोलिए, मैं तो नहीं बोल पाता, आप लोग बोल सकते हैं, मैं बचपन से थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ा लेते थे, तो ये शब्द आप बोल लीजिए। उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या होती है 2, यहाँ पर आप 2 को याद कर लीजिए। अयोगवाह व्यंजन क्या होता है, वे वर्ण जो ना तो, पहले तो अयोगवाह की संख्या होती है 2, उच्छिष्ट की संख्या 2, अयोगवाह की संख्या 2, तो वे वर्ण जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, कितनी अच्छी बात है। अंग आहा, मैंने स्वर में अंग आहा को काट दिया था ना, तो
तो वे वर्ण जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, अपितु स्वर में भी गिने जाते हैं और व्यंजन में भी गिने जाते हैं। मतलब ऐसे वर्ण जो स्वर में भी गिने जाते हैं और मेरे भाई व्यंजन में भी गिने जाते हैं, उसको कह देते हैं अयोगवाय। इसकी संख्या है 2। एक है अंग, अंग मतलब अंगूर वाला, एक है आहा मतलब आहा वाला, हंसी वाली। तो अंग वाले को अनुस्वार कहते हैं, आहा वाले को विसर्ग कहते हैं। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं हिंदी में ना, और इस चिन्ह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। इंग्लिश वाले अपना जान ले। तो ठीक है, तो इन्हें लेखन की दृष्टि से स्वर और उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन कहा गया। कितनी अच्छी बात है कि जो ये मैंने बोल दिया कि ये स्वर में भी गिने जाते हैं और व्यंजन में भी गिने जाते हैं ऐसे वर्ण, उसको कहलाता है अयोगवाय। तो इनको जो उच्चारण की दृष्टि से इनको बोल दिया गया है कि उच्चारण की दृष्टि से इसको व्यंजन कहते हैं, और लेखन की दृष्टि से मतलब जब लिखने की बारी आती है तो इसको हम स्वर मान लेते हैं। और जो लिखने का क्रम है, एक अल्फाबेट लिखने का क्रम है, उसमें सबसे पहले वॉवेल्स लिखा जाता है, फिर कॉन्सोनेंट लिखा जाता है। मतलब सबसे पहले स्वर लिखा जाएगा और बाद में व्यंजन लिखा जाएगा। ये अल्फाबेट लिखने का क्रम है। तो शब्दकोश मतलब डिक्शनरी जो होती है उसमें पहले स्वर आता है, बाद में व्यंजन आता है अल्फाबेट की, है ना। तो अंग और आहा को संयुक्त वर्णों के रूप में आगे रखा जाता है, और अंग आहा को जब हम व्यंजन की बात करते हैं या फिर स्वर की भी बात करते हैं तो अंग आहा पहले लिखा जाता है। हम लोग गलत पढ़ते हैं कि अंग आहा बाद में आता है, तो अंग और आहा पहले आ जाते हैं। अब प्रकंपित व्यंजन या लठित व्यंजन, प्रकंपित से तो आपको समझ में आ गया है, कांपने वाली बात हो जाएगी। तो वह व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग वायु के मार्ग से अवरोध उत्पन्न करता है, लेकिन वायु के वेग के कारण कांपने लगती है जो जीभ है। तो वह व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग वायु के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, लेकिन वायु के वेग के कारण कांपने लगती है। जो जीभ का आगे वाला भाग है ना, वो कांपने लगता है जब ये वाला व्यंजन आप बोलेंगे। र के नीचे हलंत को आप पढ़िए र। तो जीभ का जो भैंस उसको बुलाते हैं ना, जैसे गांव में, ठीक है, गांव में भैंस कभी आप पकड़िए, मजा आ जाएगा। तो उसको जो बुलाते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रकंपित व्यंजन, ठीक है। तो जीभ का आगे वाला जो भाग है ना, कांपने लगेगा। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक का अर्थ है अगल बगल मतलब किनारे से। तो वह व्यंजन जिनके उच्चारण में संपूर्ण जीभ वायु के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है, लेकिन वायु अगल बगल से निकल जाती है, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इसका एक उदाहरण है ला, ला के नीचे हो गया हलंत, ठीक है। प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। प्राण वायु के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया गया है, इसको आप समझ लीजिए। स्पर्शी व्यंजन की भी मदद पड़ेगी इसमें, है ना। तो प्राण वायु और घोष के आधार पर हम कैसे व्यंजन को बांटते हैं, कई लोगों को नहीं समझ में आता है। तो प्राण वायु मतलब वायु के निकलने के आधार पर, वायु कितनी रफ्तार से निकलती है इसके आधार पर हम व्यंजन को बांटे गए हैं। तो जब वायु कम निकलती है मतलब अल्प निकलती है, तो उसको कहा गया है अल्प प्राण, मतलब प्राण लग जाता है निकालने में। कहते हैं ना तुम्हारे प्राण निकल आएंगे। तो ऐसी वायु, ऐसी ध्वनि या ऐसा वर्ण जिसको बोलने पर हमें कम प्राण लगाना पड़ता है या फिर कम ताकत से वायु निकालनी पड़ती है, तो उसे कहते हैं अल्प प्राण। और जिसको निकालने में तेजी से जो लगाना पड़ता है उसको कहते हैं महाप्राण। तो जो वर्ग है, अब इस वर्ग को याद कर लीजिए। तो जो वर्ग की पंक्ति होती है 1 2 3, है ना, वर्ग की जो पंक्ति हो गई 1 2 3, तो 1 2 3 मतलब एक वर्ग में ये पूरा आ गया 1 2 और ये 3, मतलब 15 हो गए। 1 + 2 + 3, तीनों रो 15 हो गए। अब 15 में 4 और जोड़ दीजिए, या रा ला वा। कौन कौन से? ये वाले ना, अंतस्थ वाले। तो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और अंतस्थ को जोड़ दीजिए, तो इसको बोलते हैं अल्प प्राण। तो अल्प प्राण वाले व्यंजन की जो संख्या एक बार पूछ लिया था व्यापम में, तो उसकी संख्या होती है 19, मतलब 19। 19 मतलब मेरे दोस्त 19, ठीक है। तो उसको अल्प प्राण कह देते हैं। महाप्राण, अब जो शेष बच गया, अच्छा शेष जो बच गया उसको आप क्या कह सकते हैं कि
135 135 135 135। मेरे दोस्त मैं माफी चाहूंगा, 135 है वहां पे, एक बार चेकआउट कर लूं। बहुत सही ध्यान आया मुझे, मैं गलत हो सकता था। तो 135। तो जो पहली रो, माफ करिएगा मेरे दोस्त, गलती हो जाती है, आपकी तरह ही हूं। तो 1 और 3, मतलब एक छोड़ पकड़ना है, फिर छोड़ना है, फिर तीसरा। तो 1 3 और 5, पहली रो, तीसरी रो और पांचवी रो प्लस अंतस्थ को मिला देंगे, तब हो जाता है 19। संख्या को लेकर डाउट नहीं है, क्रम को लेकर डाउट है। तो 1 3 और 5 वाली रो प्लस अंतस्थ को मिला देंगे तो आपके अल्प प्राण बन जाते हैं। और जो बचा है इसमें जो रो, मतलब दूसरा और चौथा, प्लस उसके साथ आप सा खा साहा मतलब संघर्षी वाले मिला देंगे तो उसकी संख्या हो जाएगी टोटल आपके, कितनी हो जाएगी? 14 ना। तो 14 ये हो जाएंगे, मतलब 14। तो संघर्षी वाले व्यंजन और दूसरी और चौथी रो को मिला के जो टोटल संख्या बनेगी 14 बनेगी, तो उसको कहते हैं क्या? महाप्राण। उसमें पूरा प्राण लग जाता है। अब घोष के आधार पर, वीडियो बड़ा हो रहा होगा तो होने दीजिए, आपके काम की चीज है। वो घोष के आधार पर मतलब कैसे बांटा गया है वर्ण को? तो घोष का अर्थ होता है कंपन, ठीक है, मतलब शंख का नाद करते हैं, शंख का घोष करते हैं, तो घोष का अर्थ होता है कंपन। तो कंपन के आधार पर अघोष और सघोष, मतलब जब ज्यादा कंपन होगा ना और कब कम कंपन होगा, तो उसके आधार पर अघोष और सघोष कहा गया है। तो अघोष की जो संख्या है वो 13 है, 13 है, और सघोष की जो संख्या कितनी? 20। मतलब पूरे में जो व्यंजन कॉन्सोनेंट की संख्या बता रहा है 33 बता रहा है, 33 बता रहा है। तो अघोष की जो संख्या है 13 और सघोष की जो संख्या है क्या? 20। तो ठीक है, अब अघोष समझ लेते हैं कि कहां कहां होता है। तो अघोष मतलब एक कॉलम ये पकड़ना है पूरा 1, पहले ये कॉलम हो गया ना, तो ये कॉलम और कौन सा कॉलम लिखा है मैंने वहां पे 1 और 2 कॉलम पकड़ लेंगे और उसके साथ 3 चीजें जोड़ देंगे, सा खा और सा। कौन कौन से? ये वाला सा और ये वाला सा और खटकोण। ये शिवेंद्र वाला सा है, ये सरोता वाला सा है, ये खटकोण वाला खा है। तो इन तीनों को आप जोड़ देंगे, जिसके साथ 1 ये पूरी कॉलम और ये फर्स्ट और सेकंड वाली कॉलम के साथ, तो आपकी जो संख्या है 13 आ जाती है, उसको कहते हैं अघोष। और इसमें जितने बच गए, मतलब ये लाइन, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, और उसके साथ आप या रा ला वा मतलब अंतस्थ वाले जोड़ दीजिए, तो बन जाता है आपका सघोष। तो सघोष की संख्या 20, अघोष की संख्या 13, अल्प प्राण की संख्या 19 और महाप्राण की संख्या 14। तो संख्या पूछ लेता है, याद कर लो मेरे भाई। अनुस्वार आपको पता है कि अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, तो नाक से उच्चारण जिन वर्णों को किया जाता है, जिन व्यंजन का किया जाता है, उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का ये वाला चिन्ह होता है, सिंबल होता है, ठीक है, अंगूर वाला। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आता है तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और बहुत बहुत बधाई हो, आप की जो जेल पहली है वो आ चुकी है, उसकी तैयारी करते रहिए। तो जेल पहली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यापम के जितने एग्जाम है सबके लिए हिंदी इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, कोरोना से बचते रहिए, घर पर रहिए, कहीं भटकिए मत, केवल पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।